10% ऐसे रहते हैं कि जिनमें सब कुछ नॉर्मल रहता है। यानी फीमेल को महीने के महीने एमसी आ रही है, अंडा बन रहा है, हस्बैंड के स्पर्म्स नॉर्मल है, उनको रिलेशंस रखने में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, ट्यूब्स भी ओपन है, फिर भी बच्चा नहीं होता है। इसको हमारी लैंग्वेज में हम अनएक्सप्लेन्ड बोलते हैं। इनमें जनरली जो प्रॉब्लम रहता है वो हाइयर रहता है। क्या हो सकता है? जैसे अंडा रहता है, बेसिक अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है? जो भी हम नॉर्मली टेस्ट करते हैं, जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं तो ग्रोथ देखते हैं, वो सब फॉलिकल का ग्रोथ रहता है, एग हमें नहीं दिखता। एग जो रहता है ये माइक्रोस्कोपिक रहता है, तो एग सिर्फ़ और सिर्फ़ आईवीएफ में जब हम एग बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है। तो किसी-किसी पेशेंट्स के अंदर आईवीएफ डायग्नोस्टिक भी होता है, ठीक है? किसी-किसी में ऐसा होता है जैसे एग की क्वालिटी खराब हो, किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया था कि एग के आजू-बाजू में एक वॉल होती है, वो ब्रेक करके स्पर्म्स को अंदर जाना होता है। तो कुछ-कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जो वॉल होती है, ये काफ़ी थिक होती है, तो नॉर्मल स्पर्म अंदर नहीं जा पाता। या किसी-किसी में स्पर्म्स दिखने में नॉर्मल होता है, बट अंदर से उनका डीएनए डैमेज होता है, तो उनमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो वॉल को ब्रेक करके अंदर जाए। तो फर्टिलाइज़ेशन ही नहीं होता है, यानी बेसिकली एग और स्पर्म मिल ही नहीं पाते। अगर फर्टिलाइज़ेशन ही नहीं होगा, तो भी बच्चा नहीं रहता है। किसी-किसी में ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो है वो बनता है, यानी फर्टिलाइज़ेशन हुआ है, उसके बाद बेबी ग्रो भी हुआ है 5 दिन तक, बट वो बच्चेदानी में आके स्टिक नहीं हो पाता। इसको मैं हम इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमारा तो सब कुछ नॉर्मल है। कि महीने के महीने एमसी आती है, रिलेशंस रखने में दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने बोला है स्पर्म भी अच्छा है, बच्चेदानी अच्छी है, ट्यूब भी ठीक है, फिर क्यों बच्चा नहीं रहता? इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया है कि ये 3-4 कारण होते हैं, कि एक तो एग क्वालिटी खराब है, या स्पर्म का डीएनए डैमेज है, या जो एग की वॉल है वो थिक है, या फिर बेबी स्टिक नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हमें बाहर से लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर गोइंग फॉर अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या आईवीएफ। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, नेक्स्ट हम लेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस क्या करना चाहिए। ओके, कि आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो या उसके पहले आपने कौन से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। जैसे कभी-कभी हमें लगता है, लोगों को लगता है कि हम फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें 10,000 15,000 के इन्वेस्टिगेशंस दे देंगे। इन सब की जरूरत नहीं होती। जो सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, एक तो फीमेल का वेलबींग हम देखते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आगे जाके उनको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगी तो ही बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। तो उनका हीमोग्लोबिन और साथ ही में उनमें कोई शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम चेक करते हैं। उसी के साथ उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फर्टिलिटी वाइज़ हमें सिर्फ 2-3 इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। एक रहता है उनका थायरॉइड, क्योंकि थायरॉइड क्या रहता है ना, बच्चा रहने के बाद भी वो अबॉर्शन करा सकता है या बच्चे रहने में भी दिक्कत करा सकते हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनमें एकदम एविडेंट थायराइड नहीं रहता। जैसे लोगों को लगता है कि अगर पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, उनके गले में सूजन है, तो ही उनको थायराइड है या वो स्लो है। ऐसा नहीं होता है। किसी किसी में सब क्लिनिकल होता है जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। तो इसलिए हर पेशेंट का हम थायराइड कराते हैं, साथ में एक प्रोलैक्टिन बोल के हार्मोन होता है, वो भी हमें कराना चाहिए। ठीक है? इसको छोड़ के एक एएमएच नाम का टेस्ट है। एएमएच काफ़ी लोगों को कॉमनली पता रहेगा, जो नया टेस्ट है एंटी मुलेरियन हार्मोन। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। एंटी मुलेरियन हार्मोन ये क्या होता है ना, जो छोटे-छोटे अंडे रहते हैं बॉडी में, वो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो हर एक पेशेंट जब पैदा होते हैं, जैसे फीमेल्स होते हैं, जब वो पैदा होते हैं उनमें फिक्स नंबर ऑफ अंडे रहते हैं। अप्रॉक्सिमेटली जब वो मम्मी के पेट में होते हैं तब 7 मिलियन अंडे होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तब ये कम होके 1 से 2 मिलियन बचते हैं। जब पहली बार एमसी चालू होती है 13-14 की उम्र में, तब ये अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख तक ही बचते हैं और पूरे लाइफ में जब तक उनको मेंसेस आ रहे सिर्फ 400 अंडे बढ़ते हैं, निकलते। इसका मतलब है हर महीने आपको मेंसेस आए ना आए, आपके अंडे कम होते जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज़ कि जितना पेशेंट का एज बढ़ता है, उतना प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ सकती है। ओके? तो उनकी एज में आज कितने अंडे बचे हैं, उसके लिए ये एएमएच नाम का टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उनमें कितने हैं। एक नॉर्मल पेशेंट में 2 से 5 के बीच में ये टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं, इससे कम भी अच्छा नहीं होता है। नॉर्मली जिन पेशेंट्स में पीसीओडी या पीसीओएस हम कहते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है और जिनमें अंडे ज़रूरत से कम हो जाते हैं, उनमें ये कम होता है। इसी के साथ में हम फीमेल का एक सोनोग्राफी करते हैं,
जिससे हमें पता चलता है कि उनकी बच्चेदानी कैसी है, उनमें कोई गठान या सूजन तो नहीं है। अंडाशय कैसे हैं, उनमें कोई सूजन है या फिर उनमें अंडे कितने हैं, जो हम गिन के देखते हैं, छोटे-छोटे अंडे। वो अप्रॉक्सिमेटली 6 से 8 होने चाहिए, यानी दोनों मिला के 12 से 16 अंडे होने चाहिए। ओके? ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए फीमेल के। फिर हम मेल की तरफ आते हैं कि पुरुषों में हम कौन-सी टेस्ट करना चाहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इज़ अ स्पर्म एनालिसिस, ओके? यानी धातु का प्रमाण उनमें कितना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 3 चीज़ें चेक करते हैं, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी। जस्ट मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, काउंट शुड बी 16 मिलियन, मोटिलिटी शुड बी एट लीस्ट 32% ऑफ प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स, यानी जो ऊपर तैर के जाने वाले स्पर्म्स है वो, एंड मॉर्फोलॉजी शुड बी 4% एट लीस्ट। यानी 100 में से एट लीस्ट 4 स्पर्म्स हमें जो है वो नॉर्मल दिखने चाहिए। ठीक है? ये एक नॉर्मल फर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। नेक्स्ट, कौन से पेशेंट को इनकी ज़रूरत है या कौन से पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए या ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो कैसे स्टार्ट होनी चाहिए? क्या सभी पेशेंट्स को आईयूआई ही लगेगा या सभी पेशेंट्स को आईवीएफ ही लगेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, यानी स्पर्म्स ठीक है, आपकी उम्र 35 से नीचे है, आप में एएमएच और अंडों का प्रमाण ठीक है और आपके ट्यूब्स भी ओपन है, ओके? तो आप बेसिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम मेंसेस के 2nd या 3rd डे से आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं, जो आपका अंडा बढ़ने में मदद करती है। उसी के दौरान हम 7वें या 8वें दिन से 1 दिन छोड़ के सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में हम चेक करते हैं कि जो आपका अंडा है वो बराबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और वो अंडा जब रेडी रहता है, तब हम आपको रिलेशंस रखने बताते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो अंडा फूटने के बाद वो सिर्फ बाया 12 या 14 24 आवर्स तक ही ज़िंदा रहता है। नॉर्मली जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसे नहीं होता है। सो यू नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पार्ट कि एक मेंसेस में सिर्फ एक ही चांस होता है प्रेगनेंसी का। इफ यू मिस दैट, देन प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है? जैसे मैंने बताया कि उसी पीरियड में आपको हम रिलेशंस रखने बताते हैं। इस ट्रीटमेंट को बोला जाता है ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स। ओके, इट्स अ वेरी बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आप कम से कम 3 से 4 महीने ये ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं बिफोर एनी अदर ट्रीटमेंट। ओके, ये आपको कब कराना है? जब आपकी बाकी चीजें नॉर्मल है, एज 35 के नीचे है, स्पर्म्स नॉर्मल है, ट्यूब आपके ओपन है और आपका ओवेरियन रिजर्व भी अच्छा है। ओके, अगर इनमें आपको ट्रीटमेंट में फर्क नहीं गिर रहा है या फिर आपका एज 35 के ऊपर है, आपका ओवेरियन रिज़र्व उतना अच्छा नहीं है, आपका एएमएच 2 से नीचे है या 1.5 तक है, एग्स दिखने को हमें 3-4 ही दिख रहे हैं या उससे कम है, या स्पर्म्स में दिक्कत है, जैसे काउंट कम हो गया है या मोटिलिटी सिर्फ 15-20% ही है, ऐसे पेशेंट्स में नेचुरल ट्रीटमेंट में बहुत सक्सेस नहीं आता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम आईयूआई करते हैं। या कुछ-कुछ कपल्स रहते हैं जिनमें रिलेशंस रखने में दिक्कत होती है, ओके? इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज़, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ वजाइनिस्मस। यानी कुछ-कुछ फीमेल्स होती हैं, मे बी उनका जो प्रीवियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो या फिर किसी-किसी की नीचे की जगह भी थोड़ी छोटी होती है, उस वजह से वो रिलेशंस ही नहीं रख पाते। या किन-किन मेल्स में ऐसा होता है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी रिलेशंस रखते टाइम वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आजकल हेयर लॉस भी काफ़ी कॉमन है या फिर बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी कॉमन, तो उसकी वजह से लोग कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो इन पेशेंट्स में भी नेचुरल प्रेगनेंसी का काफ़ी असर नहीं होता है, तो इन सब पेशेंट्स में हम आईयूआई करते हैं, ओके? तो बेसिकली अगर आईयूआई के आप इंडिकेशंस देखेंगे, तो एक है कि आपको बेसिक ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ा है। सेकंड, ऐज आपका 35 से ऊपर है या आपके स्पर्म्स में माइनर इश्यू है, मेजर इश्यू नहीं, माइनर इश्यू यानी 16 मिलियन की जगह 10 मिलियन से 16 मिलियन के बीच में है। मोटिलिटी 30% नहीं होते हुए 15-20% ही है, या फिर आप रिलेशंस नहीं रख पा रहे हो या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऐसे पेशेंट्स में आपने आईयूआई का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आईयूआई का मतलब रहता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके? जैसे आप नॉर्मली रिलेशंस रखते हो, तो 50% स्पर्म जो है वो बाहर गिर जाते हैं। जो बचे हुए 50% अंदर जाते हैं, उनमें डेड स्पर्म्स भी होते हैं, नॉन मोटाइल स्पर्म भी होते हैं, वो अच्छे स्पर्म्स को ऊपर जाने में दिक्कत दे सकते हैं। तो आईयूआई में हम यही करते हैं। जैसे मैंने पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन बताया था, अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर ट्रीटमेंट होता है इनिशियली। मेंसेस के 2nd 3rd डे पे आपको एक बार जाना रहता है, उसमें हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि सब ठीक है। फिर हम तीसरे दिन से 7वें दिन तक आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं, जिससे अंडा बढ़ने में मदद होती है।
इसी के साथ में हम आपको कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये छोटे इंजेक्शंस होते हैं, मे बी 5th डे पे, 7th डे पे, 9th डे पे, जिससे आपकी बॉडी में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और साथ ही में हम सोनोग्राफी करना चालू करते हैं, ठीक है? ये जो सोनोग्राफी होती है सब नीचे से होती है, जिसको हम ट्रांसवाजाइनल बोलते हैं। ये 9 डे से चालू होती है। 1 दिन छोड़ के हम चेक करते हैं कि आपका अंडा ग्रो हो रहा है। जब अंडा रेडी होता है, ओके? नॉर्मली आप गूगल पढ़ते हैं कि अंडा रेडी हो गया, यानी 18 हो गया, यानी ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वो ही नहीं रहता है, उसी के साथ में आपके बच्चेदानी के अंदर का अस्तर कितना है, जो एंडोमेट्रियम है। तो अप्रोक्सिमेटली एग 18 टू 22 तक होना चाहिए और जो अंदर का अस्तर है एंडोमेट्रियम वो 8 से 10 तक होना चाहिए। जब ये दोनों आ जाते हैं, तो फिर हम अंडा फूटने का एक इंजेक्शन देते हैं बाहर से, जिससे हम आईयूआई टाइम कर सकें, ठीक है? बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये इंजेक्शन की कोई ज़रूरत होती है क्या? देखिए, ऐसे सबको ही ज़रूरत होती है, नहीं है। बट अगर हमें आईयूआई टाइम करना है, तो ये इंजेक्शन देने के 36 आवर्स बाद अप्रॉक्सिमेटली अंडा रप्चर होता है, तो हम उसके हिसाब से वो 24 घंटे का टाइम जब एग लाइव रहेगा, वो कैच कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि अंडा फूटे और वो टाइम हम कैच करें, ओके? और जिस दिन अंडा फूटता है, उस दिन रिलेशंस नहीं रखते हुए, हम हस्बैंड के स्पर्म्स बाहर लेते हैं। उसमें से जो खराब स्पर्म है, जो डेड स्पर्म्स है, स्लो मोटाइल स्पर्म्स है, वो हम फेंक देते हैं और सिर्फ जो अच्छे स्पर्म्स रहते हैं, प्रोग्रेसिव मोटाइल, जिनमें बच्चा रहने का पोटेंशियल ज़्यादा है, वो स्पर्म हम कॉन्सन्ट्रेट करके एक छोटी-सी ट्यूब द्वारा यूटेरस के अंदर छोड़ देते हैं, ओके? ताकि अच्छे स्पर्म्स अंडे तक पहुँचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस को इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, आईयूआई। ये आईवीएफ नहीं होता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उनको लगता है आईयूआई यानी ही आईवीएफ होता है, नहीं। ये नेचुरल रिलेशंस और आईवीएफ के बीच में की स्टेज होती है, जिसको हम आईयूआई बोलते हैं। ठीक? लोगों को ये भी लगता है कि आईयूआई को बहुत टाइम लगेगा, क्या हॉस्पिटल में कितना देर रहना पड़ेगा? तो अप्रोक्सिमेटली ये प्रोसेस सिर्फ 5 से 10 मिनट का रहता है, लेकिन आपको हॉस्पिटल में 2-1 घंटे लगते हैं, क्योंकि जभी भी आपके हस्बैंड आते हैं, वो स्पर्म देंगे, उसे फिर हम प्रोसेस करेंगे। उसे प्रोसेस करने के लिए 1 घंटा लगता है, उसके बाद ही हम वो डाल सकते हैं। एक बार हमने स्पर्म डाला कि आप 10-15 मिनट बाद घर जा सकते हो, ओके? उसके बाद कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं एक साथ ही बात करूँगा, जब मैं आईयूआई और आईवीएफ के बारे में बताऊँगा, तब बताऊँगा कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो इस प्रोसेस को आईयूआई कहा जाता है या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो रहता है इनफर्ट आईवीएफ। एक आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सेम ही है। अगर हम आईवीएफ का फुल फॉर्म देखें तो उसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप अभी तक समझ गए होंगे, एग और स्पर्म मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर, इन विवो का मतलब होता है बॉडी से अंदर। तो जो फर्टिलाइजेशन यानी जिस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ये बॉडी से बाहर किया जाता है, यानी एग और स्पर्म मिलने का प्रोसेस जब बॉडी से बाहर होता है, उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं। इसी का दूसरा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। लोगों को लगता है कि एक ट्यूब के अंदर बेबी बनाया जाता है, वैसा नहीं होता है। ओके, बेसिकली जो फैलोपियन ट्यूब में चीज होती है वो हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं। ओके, इसलिए उसे वो कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो ये जस्ट मैंने बताया कि बहुत से लोगों के मन में रहता है कि क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी बनाया जाएगा क्या? नहीं होता है, वो एक पेट्री डिश होती है जिसमें किया जाता है। ओके, तो ये तो जस्ट आईवीएफ का मैंने आपको ब्रेक करके बताया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो भी प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होगा, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट हो फर्टिलिटी की, वो मेंसेस के सेकंड या थर्ड डे से ही चालू होती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट विजिट मेंसेस के सेकंड या थर्ड डे पे ही होना चाहिए। ओके, उस दिन हम क्या चेक करेंगे, एक सोनोग्राफी करके देखते हैं कि आपकी बॉडी इस महीने के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए रेडी है या नहीं है। क्या होता है, हर महीने एक अंडा बनता है। कभी-कभी हो सकता है जो अंडा बना है वो रप्चर ना हो, तो वो सिस्ट बन के तैयार हो जाता है। अगर वो सिस्ट बन के तैयार है, तो उसके अगले महीने में बच्चा नहीं रहता है। तो इसलिए हम हमेशा पहली जो सोनोग्राफी है वो सेकंड या थर्ड डे ड्यूरिंग मेंसेस करते हैं, नॉट आफ्टर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस।
कि हम देखते हैं कि इस महीने के लिए आपकी बॉडी रेडी है या नहीं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, एक कि आपके अंडाशय जो है उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है। सेकेंडली आपके बच्चेदानी का अस्तर पतला होना चाहिए, अगर वो मोटा है तो उस महीने भी बच्चा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि पिछले महीने का जो अस्तर है वो वॉश आउट नहीं हुआ है। अगर ये 2 चीज़ें ठीक है, तो ही हम कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करेंगे। मे बी वो ओव्यूलेशन इंडक्शन टाइम इंटरकोर्स हो या आईयूआई हो या आईवीएफ, ठीक है? तो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने बताया वो भी एमसी के 2nd या 3rd डे से ही चालू होता है। बेसिक डिफरेंस आईवीएफ या नॉर्मल ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि आईवीएफ में हम आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। यानी बेसिकली इस साइकिल के अंदर कंट्रोल बाहर होता है। आपकी बॉडी में हम कंट्रोल नहीं रखते हैं, बाहर के हार्मोन्स इंजेक्शंस पे कंट्रोल होता है। तो 2nd डे से लगभग आपको 8 से 10 दिन के लिए रोज़ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये जो इंजेक्शंस है ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, एफएसएच और एलएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। जैसे नाम बताता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी अंडा बढ़ाने का हार्मोन, ठीक है? ये हम दूसरे दिन से देना चालू करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, हर एक छोटी जो ओवरी रहती है, उसमें छोटे-छोटे 6 से 8 अंडे होते हैं। तो जब हम आईवीएफ करते हैं, हमें चाहते हैं कि ज़्यादा अंडे बनें, इसलिए हम इंजेक्शंस देते हैं। ये जो इंजेक्शंस है, ये 2 चीज़ें करेंगे। एक, जितने भी छोटे-छोटे अंडे दिख रहे हैं, ये सबका ग्रोथ करते हैं। साथ ही में साथ ये इनकी क्वालिटी भी बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक? इसी के साथ एक मिथ होता है, लोगों को लगता है कि अगर मैंने आईवीएफ किया तो मेरे सारे अंडे निकाल दिए जाएँगे, तो मेरे पास अंडे ही नहीं बचेंगे, मेरी एमसी बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर महीने छोटे-छोटे अंडे ऐसे 6 से 8 बाहर निकलते हैं। इसमें से एक बड़ा होता है, उसमें से मेन एक बाहर निकलता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है या है, तो ये बच्चे जो छोटे-छोटे एग्स हैं, ये मर जाते हैं। अगले महीने वापस छोटे-छोटे अंडे बाहर निकलते हैं। इन शॉर्ट, जैसे आप समझिए कि आपके घर के अंदर है, मम्मी रहती है, वो 1 साल का पूरा अनाज रखती है, हर महीने थोड़ा-थोड़ा निकालती है। तो उसी हिसाब से बॉडी का भी ऐसे ही होता है कि वो हर महीने थोड़े-थोड़े अंडे निकालती है, उसमें से एक बड़ा होता है, बाकी के मर जाते हैं। तो जो अंडे बाहर निकले हैं, उतने ही हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो आपका मेन स्टॉक रहता है, उसे हम हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए आपने आईवीएफ किया तो आपके अंडे खत्म हो जाएँगे या बॉडी में से कम हो जाएँगे या आपकी एमसी जल्दी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके? सेकंड, लोगों को लगता है, लोग बोलते हैं कि हमने तो 40 इंजेक्शन लिए हैं। ऐसा नहीं होता है, डेली 1 से 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। ओके? ये भी जो इंजेक्शंस है, आजकल मॉडर्न इंजेक्शंस होते हैं, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, जो बहुत सारे पेशेंट्स खुद लेते हैं, पेट में या थाइज़ में लेने रहते हैं। उसी टाइप फिलहाल आईवीएफ के भी इंजेक्शंस है, जो न्यूअर टेक्नोलॉजी इंजेक्शंस है, जो पेशेंट खुद भी अपने आप घर पे ले सकता है। तो दे आर नॉट मच पेनफुल। या डेफिनिटली एक छोटा जो नीडल है वो प्रिक होगा, बट जैसे पहले लगता था कि काफ़ी इंजेक्शन दिए जाएँगे, बहुत पेनफुल रहेगा, वैसा नहीं होता है नाउअडेज़, बिकॉज़ दीज़ आर ऑल मॉडर्न इंसुलिन टाइप इंजेक्शंस, ओके? ये इंजेक्शन जब हम 2nd या 3rd डे से चालू करते हैं, उसके बाद हम 5th या 6th डे से सोनोग्राफी चालू करते हैं, ओके? फर्स्ट सोनोग्राफी 5th या 6th डे पे होती है। ये इसलिए होती है कि आपकी बॉडी इंजेक्शंस को कैसे रिएक्ट कर रही है। जो डोज़ हमने दिया है वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डोज़ हमें बढ़ाना है या डोज़ हमें घटाना है, वो सोनोग्राफी पे डिसाइड होता है। उसी के हिसाब से अगर ठीक रहा तो हम एक तीसरा इंजेक्शन ऐड करते हैं या सेकंड इंजेक्शन, जिसको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। ये जो इंजेक्शन है, ये बेसिकली जो आपके अंडे बढ़ रहे हैं, उसके साथ में एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, क्योंकि वो अगर ज़रूरत से पहले बढ़ा, तो भी बच्चा नहीं रहता है, तो वो नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हम ये इंजेक्शन देते हैं। ओके? तो 5th-6th डे से ये चालू होता है और अप्रॉक्सिमेटली 8 से 10 दिन तक ये चलते हैं। 5th-6th डे की सोनोग्राफी के बाद हम 1 दिन छोड़ के वापस 7th या 8th पे करते हैं, और जब ये जो एग्स है, ये अप्रॉक्सिमेटली 18 से 19 या 18 से 20 रेडी होते हैं, तो फिर ये एग्स बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। इसे ओवम पिकअप कहा जाता है। ठीक है? जैसे मैंने बताया था कि आईवीएफ इज़ इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, यानी यहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन बॉडी से बाहर होगा। तो उसके लिए हमें अंडे भी बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ओवम पिकअप, इसके लिए पेशेंट को 1 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। तो ऐसा आपको ओवरनाइट एडमिशन रहेगा, ऐसा नहीं है। पूरे आईवीएफ में या टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी भी प्रोसीजर में कोई भी बॉडी पे कट या स्टिच नहीं आता है। जो भी प्रोसेस है वो नीचे से ही होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप मॉर्निंग में एडमिट होंगे,
एडमिट होने के बाद आपको कंप्लीट एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे सलाइन लगाई जाती है वैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, ओके? बहुत से लोगों को लगता है कि अगर पीठ में सुई डालेंगे तो उनको बाकी बाद में जाके बैकएक होगा, तो वो वाला एनेस्थीसिया इसमें नहीं दिया जाता है। ये जो एनेस्थीसिया है ये हम सलाइन थ्रू ही देते हैं। इट्स हार्डली अ 15 टू 20 मिनट्स प्रोसीजर, ये शॉर्ट जीए में किया जाता है। ओके? जैसे आपकी नीचे से सोनोग्राफी होती है, उसी सोनोग्राफी को एक छोटा-सा नीडल अटैच रहता है। वो नीडल द्वारा हम एक-एक अंडा एस्पिरेट कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली खून निकालने का प्रोसीजर होता है जब आपको कोई ब्लड टेस्ट करनी होती है, तो नीडल प्रिक होती है, नीडल निकाल देते हैं, वहाँ पे कोई जख्म नहीं रहती। सिमिलरली जब हम ये सोनोग्राफी द्वारा नीडल से एग निकालते हैं बाहर, उसमें भी कोई जख्म नहीं रहती है। इसलिए आपको कोई स्टिच या कट नहीं जाता है। ओके? जैसे मैंने बताया 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर रहता है। इसमें हम एग्स बॉडी से बाहर निकालते हैं और 1-2 घंटे बाद जब आपको पूरा होश आ जाता है, हम आपको एक डिस्चार्ज कर देते हैं। तो नॉर्मली पेशेंट एक 8-9 बजे एडमिट होता है और दोपहर को 3-4 बजे तक घर चला जाता है। ओके? इसके बाद के जो प्रिकॉशंस रहते हैं एग निकालने के बाद, आपको कुछ नहीं 1 से 2 दिन नॉर्मल रेस्ट करना रहता है। ओके? कुछ दिन तक रिलेशंस अवॉइड करने रहते हैं। ओके? बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट एनेस्थीसिया में किया जाता है। आगे कोई कट या स्टिच नहीं है तो आपको कोई लॉन्ग रेस्ट की ज़रूरत या आगे बहुत दिन तक आपको पेट में दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन हम आपके एग्स निकालते हैं उसी दिन हस्बैंड के स्पर्म्स भी हम बाहर लेते हैं, ओके? अभी आईवीएफ में भी बहुत टाइप्स होती हैं, तो उसमें से जो मेन 2 टाइप्स हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। एक होता है प्लेन आईवीएफ और एक रहता है इक्सी या आईसीएसआर, ओके? प्लेन आईवीएफ क्या होता है? इसमें जब हम एग्स निकालते हैं, उसी के साथ में जैसे मैंने बोला हस्बैंड के स्पर्म्स भी बाहर लेते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं, उसमें से खराब स्पर्म, डेड स्पर्म, नॉन मोटाइल स्पर्म हम फेंक देते हैं। सिर्फ जो अच्छे तैरने वाले स्पर्म्स हैं जिसमें बच्चा रहने का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी उन स्पर्म्स को हम बाजू में लेते हैं और एक-एक अंडे के आजू-बाजू में 1-1 लाख स्पर्म हम डाल देते हैं। ओके? ये पेट्री डिश में किया जाता है, एक छोटी-सी डिश होती है उसके अंदर। तो इसमें से नेचुरली एक स्पर्म एग के वॉल को ब्रेक करके अंदर जाता है, उसको फर्टिलाइज़ करता है। ओके? ये है आईवीएफ का बेसिक प्रोसीजर। इसके आगे की जो न्यूअर टेक्निक है उसको इक्सी कहा जाता है, आईसीएसआई या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके? ये किनमें की जाती है? फर्स्ट, जो मैंने बताया था कि कुछ-कुछ पेशेंट अनएक्सप्लेन्ड होते हैं 10% जिनमें सब कुछ नॉर्मल होता है तो भी बच्चा नहीं रहता। तो इनमें ऐसा हो सकता है कि वॉल थिक हो या स्पर्म दिखने में नॉर्मल हो बट डीएनए डैमेज हो जो अंदर नहीं जा पाए। तो ऐसे पेशेंट्स में हम इक्सी करते हैं। सेकंडली जिनमें स्पर्म काउंट अच्छे नहीं हैं, ओके? कि जिसमें स्पर्म्स काफ़ी कम है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें स्पर्म्स हमें ढूँढने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट में हम प्लेन आईवीएफ भी नहीं कर सकते क्योंकि 1 लाख स्पर्म ही नहीं है नॉर्मल तो कहाँ से करेंगे? बट फॉर्च्यूनेटली एक अंडे के लिए 1 ही स्पर्म चाहिए रहता है। तो नाउ देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड एज़ इक्सी जिससे हम एक भी स्पर्म मिला तो भी हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके? तो इसमें क्या किया जाता है, जो स्पर्म्स है उनको 400 टाइम्स मैग्नीफाई किया जाता है। उनका सब चेक किया जाता है, उनका हेड कितना बड़ा है, उनकी टेल कैसी है। एक स्पर्म में हेड होता है, टेल होता है, मिडल पीस होता है। तो ये हम चेक करते हैं और जो सबसे अच्छे दिखने वाले स्पर्म्स है, उन्हीं को हम बाजू में लाते हैं। ओके? और वो स्पर्म एक-एक हम ये जो एग है उसके अंदर सीधा इंजेक्ट करते हैं एक नीडल से। इसके लिए इक्सी का मशीन आता है, ओके? और इसके लिए एक्सपर्ट्स रहते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट बोल के, जो 2 से 3 साल तक इसका ट्रेनिंग लेते हैं, उसी के बाद वो करते हैं। ओके? ये प्रोसेस लैब में होता है, आईवीएफ लैब में, ओके? तो एक-एक एग में एक-एक स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर वॉल थिक हो, वॉल थिन हो या स्पर्म थोड़ा कमज़ोर हो, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके? और फिर ये डालने के बाद हम इसका ग्रोथ देखते हैं, ओके? इसका ग्रोथ फर्स्ट फर्स्ट डे पे दिया देखा जाता है ना जब हमने एग्स में स्पर्म डाला है, उसके 18 आवर्स बाद हम पहले चेक करते हैं कि इसमें से कितने बच्चे फर्टिलाइज़ हुए, ओके? फिर उसका नेक्स्ट चेक होता है डे 3 पे और फिर होता है डे 5 पे, ओके? जिन्होंने भी कभी ट्रीटमेंट किया होगा उन्होंने शायद ये टर्म सुना होगा कि 3 दिन का बच्चा और 5 दिन का बच्चा, ओके? तो 3 दिन के बच्चे और 5 दिन के बच्चे में ये फ़र्क होता है कि पहले जो 3 दिन होते हैं, उसके अंदर मैटरनल जीनोम एक्टिवेट होता है। यानी बेसिकली एग का रोल ज़्यादा होता है। अगर एग में प्रॉब्लम है, तो पहले 3 दिन तक बच्चा ग्रो नहीं होगा। 3 दिन तक ग्रो हो रहा है, उसके बाद 3 टू 5 डेज़ के बीच में पैटर्नल जीनोम एक्टिवेट होता है। पैटर्नल जीनोम का मतलब होता है कि जो मेल है
मेल के स्पर्म्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये डे 3 से डे 5 तक ग्रो नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करवाना है, क्योंकि अगर मेल या फीमेल में प्रॉब्लम है, यानी अगर मेल में प्रॉब्लम है, तो शायद डे 3 तक ग्रो हो जाए, बट डे 5 का बच्चा ना बने। अगर डे 3 का बच्चा आप में डाला जाता है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो ये भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं पैटर्नल जीनोम कैसा था। तो ऑलवेज यू शुड ऑप्ट फॉर अ ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, क्योंकि डे 5 तक बच्चा ग्रो होना चाहिए, और जो डे 5 का बच्चा रहता है, वो ही अंदर डाला जाता है। अंदर डालने का जो प्रोसेस रहता है, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। इट्स अ बिट सिमिलर लाइक आईयूआई। इसके अंदर जैसे आपका वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, वैसी ही पोजीशन होती है। आईयूआई और आईवीएफ का प्रोसेस है, यानी जो अंदर डालने का प्रोसीजर है, वो क्वाइट सिमिलर होता है। इसलिए मैंने आईयूआई का तब नहीं बताया, मैं अभी बता रहा हूँ। ओके? तो जैसे वजाइनल एग्जामिनेशन होती है, उसी पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है, और वहाँ पे एक छोटा इंस्ट्रूमेंट रहता है, कस्को स्पेकुलम बोल के, जिससे हम बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जिसको सर्विक्स कहा जाता है। और एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्यूब रहता है, जिसको हम ट्रांसफर कैथेटर बोलते हैं। ये हम नीचे से उसमें डालते हैं। ओके, तो इसमें पेन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली ओपनिंग होती है जहां से आपको मेंसेस आते हैं। ओके, ये ही हम साथ में सोनोग्राफी में देखते रहते हैं कि हम सही जगह पे जा रहे हैं क्या। और जैसे ही वो जाता है, तो एक छोटा सा कैथेटर के अंदर हम बच्चे को भरते हैं, और वो अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये सोनोग्राफिक गाइडेंस में होता है। ये होते हुए आप अवेक होते हो, आपको दिखते रहता है मॉनिटर पे प्रोसेस होते हुए। इवन हम बेबीज भी आपको बताते हैं डालने से पहले कि आपके बेबीज कैसे दिख रहे हैं। ओके, और ये डालने के बाद एक 5 से 10 मिनट तक आपको लेटे रहना है, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज इन शॉर्ट एन आईवीएफ प्रोसीजर या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर कुछ-कुछ और टाइप्स भी है, जिसको एमसी कहा जाता है या पिक्सी कहा जाता है, या साथ ही में एक इसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, पीजीटीए या पीजीटी ऐसा। बट ये हम किसी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपको समझने में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ओके, अभी आईवीएफ का सक्सेस कितना होता है, ओके, या आईवीएफ रिलेटेड मिथ्स क्या होते हैं। ओके, आईवीएफ का जो सक्सेस है, ये जो ट्रीटमेंट है, इट्स अ टेलर मेड ट्रीटमेंट। इट्स नॉट कि हर एक पेशेंट का सेम सक्सेस होता है। ओके, अगर आपका एज 35 से नीचे है, आपके स्पर्म्स ओके है, आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बेसिकली आपको ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या आपको अनएक्सप्लेन काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे पेशेंट्स में सक्सेस अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65% रहता है एक अच्छे सेंटर। ओके, देयर आर सेंटर जिसमें 30-35 भी होगा, बट एक अच्छे सेंटर का जहाँ पे सब कुछ ठीक है, एक 60 टू 65% तक उनका सक्सेस होता है। बाकी आपकी एज और आपका एएमएच, आपकी सोनोग्राफी, आपके स्पर्म्स, आपका जो डॉक्टर वो कर रहा है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जो अंदर लैब में करता है, उस पे सक्सेस डिपेंड करता है। ओके, बट 60, 65 या 70 के ऊपर सक्सेस नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, इसी के साथ जो इसके मिथ्स है, ओके, जैसे आईवीएफ किया तो हमें कितना रेस्ट करना है। ओके, लोगों को लगता है कि आईवीएफ अगर हमने कराया है तो हमें 9 महीने तक बेड रेस्ट लेना है। ओके, देखिए एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो बच्चा है, बच्चेदानी यानी यूट्रस को ये नहीं पता रहता है कि ये बेबी ऊपर से आ रहा है या बेबी नीचे से आ रहा है। तो बेसिकली हमारी बॉडी उसे डिफरेंटली ट्रीट नहीं करती। ये बेसिकली हमारे दिमाग में होता है कि हमने आईवीएफ किया है, तो वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर एंड वी शुड स्लीप। सो बेसिकली देयर इज नो नीड ऑफ बेड रेस्ट। आपको पूरा लेटे रहने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर मैं एक लाइन में समराइज करूँ आपको जो प्रिकॉशन लेने हैं, तो वो ये है, एक नॉर्मल या नेचुरल प्रेगनेंसी में आप जो-जो प्रिकॉशंस लेते हैं, डेफिनिटली वो सब प्रिकॉशंस आपको आईवीएफ में लेने हैं। उसको छोड़ के जो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, कि जो आपको मेडिसिन्स या दवाई दी जाती है, वो आपको टाइमली लेनी है। इसको छोड़ के कोई बहुत एक्स्ट्रा या स्पेशल प्रिकॉशंस लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। या जैसे रिलेशंस नहीं रखना है, पेट पे ज़ोर आने वाले काम, 2 पैर पे बैठ के काम, ज़्यादा वज़न उठाने वाले काम, जिमिंग, स्विमिंग या जॉगिंग, ये वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जिसमें भी पेट पे प्रेशर आता है। बट इसका मतलब नहीं है कि आपको खाना नहीं बताना है या आप नॉर्मल वॉक्स पे नहीं जा सकते। ओके? खाने के अंदर भी मेडिकली सिर्फ़ पपाया और पाइनएप्पल, ये 2 चीज़ हैं जो आपको अवॉइड करनी है। बेसिकली पपाया में भी जो पपाया की सीड्स होती है, उनसे अबॉर्शन हो सकता है। हालाँकि वो कोई नहीं खाता, स्टिल पपाया और पाइनएप्पल आपको अवॉइड करना है। इसको छोड़ के नॉर्मली मैं मेरे पेशेंट्स को फिर भी बोलता हूँ कि आपके अगर फैमिली के कुछ बिलीव्स है कि कुछ चीज़ गरम पड़ती है, तो अवॉइड करना है, तो आप अवॉइड कीजिए। ये मैं सिर्फ़ इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत से लोगों में ऐसा होता है
कि कुछ भी थोड़ा-सा खाए जो उनको लगता है कि नहीं अलाउड है, तो दे गेट स्ट्रेस्ड। ओके, जैसे ही फीमेल को स्ट्रेस होता है, उनके हार्मोन चेंज होना चालू होते हैं, दैट कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी और दैट कैन अफेक्ट द सक्सेस। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आपके मन में डाउट है कि ये चीज़ खाने से ऐसा होगा, किसी को लगता है अंडा खाना गरम है, फिश खाना अच्छा नहीं है, या बहुत से रहती है कि कुछ-कुछ चीज़ें गरम पड़ती है, वो नहीं खानी है, तो आप लगे तो वो अवॉइड कर सकते हो। नॉट मेडिकली रिक्वायर्ड बट इट्स फॉर योर पर्सनल सैटिस्फैक्शन। 2-4 चीज़ें नहीं खाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। बट आप मुझे पूछोगे तो स्टिल आई विल से ओनली papaya एंड पाइनएप्पल आर 2 थिंग्स दैट शुड बी अवॉइडेड, अदरवाइज़ इट्स फाइन, यू कैन हैव थिंग्स। ओके? सेकेंडली, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आईवीएफ किया है तो दूसरों का बच्चा डाला जाएगा। ओके, इट्स अ वेरी कॉमन मिथ। अभी भी आप छोटे गाँव में जाएँगे तो उनको लगेगा कि अरे टेस्ट ट्यूब बेबी है तो दूसरे का बच्चा है। ओके? ऐसा नहीं होता है। ओके? हाँ, 20 टू 30% ऑफ कपल्स जो हमारे पास आते हैं, उनमें डोनर की ज़रूरत पड़ती है। किसी-किसी में स्पर्म्स नहीं होते हैं। कोई-कोई पेशेंट्स में ऐज ज़्यादा हो जाता है तो अंडे खत्म हो जाते हैं। ये आजकल देखा गया है ड्यू टू लाइफ़स्टाइल, फूड, रेडिएशन, ऐज के पहले ही अंडे खत्म हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास भी कोई दूसरा ज़रिया नहीं होता है, उन्हें डोनर एग या डोनर स्पर्म लग सकता है। बट ये चीज़ कपल को पहले बताई जाती है, उनसे डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ही ये होता है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या आईवीएफ सेंटर में जा रहे हैं तो किसी दूसरे का बच्चा डाल देंगे। ओके? सेकेंडली, मिक्सिंग हो सकता है क्या? ओके, मूवीज़ में भी दिखाया गया है कभी-कभी कुछ कि स्पर्म्स या एग मिक्स हो जाते हैं। तो दिस इज़ आल्सो नॉट ओके, नहीं होता है। यहाँ पे ट्रिपल लेवल चेक होता है, ओके? एक ही चीज़ 3-3 बार चेक की जाती है। हमारे सेंटर में तो वी हैव एन आरआई सिस्टम आल्सो। दैट इज़ बेसिकली हर एक पेशेंट को एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहता है। जब तक वो कार्ड आप सिस्टम में नहीं डालते हैं, उनका कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं होता है। गलती से अगर दूसरे का कार्ड आ गया और किसी दूसरे का कुछ निकला तो अलार्म सिस्टम रहती है। इसको छोड़ के भी नॉर्मल इसमें भी 3 लेवल ऑफ चेक होता है। कि इन्हीं का है। तो एवरीथिंग एवरी सेंटर हैज़ अ टिपिकल नंबर फॉर द पेशेंट, जिनको वो नंबर दिया जाता है, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसी के हिसाब से उनके गैमेट सेपरेटली रखे जाते हैं और जो ये रहते हैं इन्क्यूबेटर्स, उनमें भी सेपरेटली रखे जाते हैं और फ्रीज़ भी सेपरेटली किए जाते हैं या डाले भी वैसे ही जाते हैं। तो उसका टेंशन मत लीजिए कि ऐसा नहीं है कि किसी में मिक्सिंग हो जाएगा। ओके? इंजेक्शंस का तो मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों को लगता है कि इट्स वेरी पेनफुल, हमें 9 महीने तक इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेन इंजेक्शन सिर्फ 10 दिन तक ही रहते हैं, जो एग्स बढ़ाने के इंजेक्शन हैं। इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को लगता है कि कैंसर हो सकता है। देयर इज़ आल्सो अनदर मिथ कि आईवीएफ किया तो आगे जाके हमें कैंसर हो जाएगा या अंडे खत्म हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अंडे खत्म नहीं होते। सेकेंडली, कैंसर भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके? ये जो इंजेक्शंस हैं, इनका इफेक्ट सिर्फ 24 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहता है। जैसे ही लास्ट इंजेक्शन खत्म होता है, उसके 24 आवर्स बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, इनसे आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे नॉर्मली मेंसेस के पहले जो होता है, किसी-किसी पेशेंट को मूड स्विंग्स हो सकता है, किसी-किसी पेशेंट्स को थोड़ा ब्लोटिंग सेंसेशन यानी पेट भरा हुआ लग सकता है, कभी किसी को थोड़ा नौसिया या वॉमिटिंग जैसा लग सकता है या थोड़ा ब्रेस्ट में पेन या भरा हुआ लग सकता है। बट जैसे ही आपके मेंसेस आते हैं या 5-6 दिन बाद ये सब नॉर्मल हो जाता है। सो देयर आर नो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स एंड देयर आर नो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, यानी कोई मेजर बड़े साइड इफ़ेक्ट या लॉन्ग टर्म नहीं होते। एक है सिर्फ जिसको ओएचएचएस कहा जाता है, जो रहता है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसमें कभी-कभी किसी-किसी की ओवरी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, तो हमें बहुत एग्स निकलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंडे निकलते हैं, तो पेट में पानी भरने के चांसेस होते हैं, कभी-कभी लंग्स में भी भर सकते हैं। बट ये जो कॉम्प्लिकेशन था, ये पहले के ज़माने में ज़्यादा था, जब नॉलेज भी कम था, जो इंजेक्शंस थे, वो भी उतने अच्छे नहीं थे। प्रेजेंटली जो है, वी हैव सर्टेन प्रोटोकॉल्स जिसके अंदर ओएचएचएस नहीं होता है, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन चेंज हो चुके हैं, तो उसकी वजह से हार्डली एनी पेशेंट होता है। मेरे 9 इयर्स के करियर में एक भी पेशेंट को मैंने ओएचएचएस नहीं देखा है, सो वी टेक केयर ऑन दैट पार्ट, सो डोंट वरी। ओके? मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, फूड, कंजेनिटल एनोमली, या एक और रहता है कि लोगों को लगता है कि अगर आईवीएफ किया तो आगे जाके सीजर ही होगा। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल भी हो सकता है, सीज़र भी हो सकता है, डिलीवरी, ये तो आपकी उस टाइम के कंडीशन पे डिपेंड करता है। हाँ, डेफ़िनेटली आईवीएफ में ऐसा होता है कि ज़्यादा पेशेंट सीज़र की तरफ जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका ऐज ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट का ऐज ज़्यादा है तो उनके साथ में अगर उनको कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है या कुछ दूसरे और है, तो हो सकता है।
एज़ सच आईवीएफ की वजह से नहीं होता। एक और बात है, देयर इज़ अनदर मिथ कि आईवीएफ अगर किया है तो बच्चे में एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, ओके? एज़ सच आईवीएफ प्रोसीजर की वजह से ऐसा नहीं होता। हम आप ही का एग यूज़ करते हैं, आप ही का स्पर्म यूज़ करते हैं। तो एक जो नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है, जैसे अगर 1000 लोगों को नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है, तो उसमें से 4 टू 6% लोगों को एब्नॉर्मल बच्चा होने के चांस है। सेम प्रोपोर्शन आईवीएफ में भी हो सकता है। देखिए आईवीएफ इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड, ओके? आईवीएफ में भी हम प्रेगनेंसी देंगे तो बॉडी उसको नॉर्मली ही ट्रीट करता है। तो आपकी एक नेचुरल या नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो चीज़ें हो सकती हैं, वो ही आईवीएफ में भी हो सकती है। बट आईवीएफ की वजह से एक्स्ट्रा होती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या आईवीएफ की वजह से जो एक्स्ट्रा होता है वो है ट्विनिंग। ट्विन्स का रेट ज़्यादा हो सकता है, ओके? अगर हम 10 लोगों का आईवीएफ करते हैं जिससे वो प्रेग्नेंट होते हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 20 टू 30% लोगों को ट्विन्स होता है। यानी 10 प्रेग्नेंसीज़ में से 3 प्रेग्नेंसीज़ ट्विन्स होती है, 6 से 7 प्रेग्नेंसी सिंगल ही होती है। बट लोगों को लगता है कि आईवीएफ किया तो सिर्फ ट्विन्स होता है। इसका रीज़न ये है कि जिनको ट्विन्स होता है, उन्हीं को लोग जाके क्वेश्चन पूछते हैं या उन्हीं के बारे में मन में ख़्याल आता है कि इन्होंने आईवीएफ किया। जिनका सिंगल रहता है उनके बारे में ख़्याल नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आईवीएफ में भी 60 टू 65% लोगों के अंदर सिंगल ही होता है। 30 टू 35% यानी अप्रॉक्सिमेटली उनके अंदर ही ट्विन्स होता है। हाँ, बट नेचुरल कंसेप्शन से ये रेट ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि आपको ट्विन्स नहीं भी चाहिए तो यू हैव एन ऑप्शन, आप बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो ही डालना है। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। आपके एम्ब्रियोस है। आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें 1 बेबी डालना है या 2 बेबी डालना है। दैट्स आल्सो एन ऑप्शन। ओके? लास्टली आपने आईवीएफ सेंटर कौन-सा चूज़ करना चाहिए? या आईवीएफ सेंटर आप जा रहे हो, आप टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो आपको बेसिक क्या चीज़ें देखनी चाहिए? फर्स्ट, डॉक्टर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ओके? जो डॉक्टर है, उनके जो भी ये डॉक्टर्स रहते हैं डेफिनिटली ये गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, बट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इन्होंने एटलीस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में कुछ कराना चाहिए, जैसे आप आईवीएफ जा रहे हो, ओके? ओव्यूलेशन, इंडक्शंस एंड आईयूआई ये बहुत सारे जो गायनेक्स हैं जिनको बहुत ईयर्स एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छे से करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जिनके पास फर्टिलिटी का एक्सपीरियंस हो, ओके? जिन्होंने फर्टिलिटी में कोई फेलोशिप या कोई डिग्री की हो, उनके पास आपने जाना चाहिए, साथ में उनका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सेंटर, जो सेंटर में आप जा रहे हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आईवीएफ लैब है, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके आईवीएफ लैब में क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप कौन से यूज़ करते हो? ओके, आपका जो आईवीएफ लैब है इट शुड बी गुड स्टैंडर्ड, ओके? जिसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये इंसान होता है जो जो लैब वाले प्रोसीजर है यानी जो स्पर्म सिलेक्ट करेगा, जो एग में स्पर्म डालेगा, उस इंसान पे 40 टू 50% सक्सेस डिपेंड करता है। 50 टू 60% आपके क्लिनिशियन यानी आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, ओके? तो जिस लैब में एक फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ रही है तो ही उनको बुलाया जाता है, उसमें सक्सेस थोड़ा कम हो जाता है। तो हमेशा ऐसा सेंटर देखिए जिसके अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो फुल टाइमर हो, यानी वो 24/7 वहाँ पे अवेलेबल हो, चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि लैब का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उसका क्लीनिंग का इम्पोर्टेंस होता है, उसके अंदर जो एयर जा रही है उसकी क्वालिटी का इम्पोर्टेंस होता है। तो इन सबको मॉनिटर करने वाला एक ही इंसान चाहिए जो कंटीन्यूअस हो। तो जिन सेंटर्स में 24/7 सेम एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल रहता है उनके सक्सेस बेटर होते हैं। ओके? ये भी आपको देखना है। यही इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, डॉक्टर, उसके साथ ये और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, ये आपको देखना है। तो ये एक ओवरऑल आईवीएफ के बारे में या आईयूआई के बारे में जानकारी है। इस पे आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ देयर आर एनी क्वेश्चन्स यू कैन आस्क मी। ओम शांति। तो डॉक्टर आकाश राव ने सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है, आई मीन जो जर्नी है, और
आईयूआई और आईवीएफ दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से, जो सभी जो नॉन मेडिकल पर्सन होंगे वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज में समझाया है। और आपके मन में यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप मैंने चैट बॉक्स भी डिसेबल अनेबल किया है, तो आप उसमें भी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और जस्ट 2-3 अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कभी कभी लोग लीव करते हैं, तो हम सभी 8 से 9 बजे ऐसे ही मिलेंगे। और कल हमारे बीच में डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन सर रहेंगे, जो कि एक बहुत ही जाने माने, जिन्होंने पीएचडी भी गर्भ संस्कार और काउंसलिंग में की हुई है। और इनका जो एक्सपीरियंस है, ही इज अ स्पिरिचुअल एक्सपर्ट। तो जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं, और आज भी सर ने जैसे बताया कि स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होता है, और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इसके लिए स्ट्रेस ऐड होता है, और स्ट्रेस के वजह से आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है, और उसके वजह से एक की क्वालिटी, एक का इनफैक्ट इवन दी यूट्रस का लाइनिंग, ये सभी पे इफेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम हमारे मन को मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, कि ताकि हम हमारे मन के साथ ये सभी, क्योंकि हम सभी के साथ हमारे जो चैलेंजेस है, तनाव है, ये एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें खुद का जो हमारा मन है उसको हम कैसे बहुत अच्छा दोस्त बनाए, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम कल के सेशन में देखेंगे। ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, तो ये सेशंस हमारे दोनों के लिए है ना, कपल के लिए है। क्योंकि जैसे ऑलमोस्ट 25-30% प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ होता है, 25-30% प्रॉब्लम मेल्स के साथ होता है, 25-30% में दोनों में प्रॉब्लम्स होता है, और कुछ केसेस है जहां अनएक्सप्लेन्ड होता है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी के, यदि हस्बैंड जो है वो यदि ज्वाइन कर सकते हैं युगल, तो बहुत अच्छा होगा। सपोज इज बना ये टाइम सूट नहीं होता है, तो ये जो सेशंस हम यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, तो आप वहां पे भी ये सेशंस देख सकते हैं। लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा तो बहुत बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो हम वो क्वेश्चंस को लेते हैं, और हम सभी कल वापस ऐसे ही 8 बजे मिलेंगे। तो आप और भी जो आपके ऐसे फ्रेंड्स है जो आईयूआई आईवीएफ ट्रीटमेंट जिनको सजेस्ट किया है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, डॉक्टर आकाश, माय क्वेश्चन इज माय AMH was 4 and I am PCOS, can the egg quality be still low? या मैडम, मिस गायत्री हैज आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, तो मैं सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर देना चाहूंगा। ओके ओके। उन्होंने पूछा है कि वेदर मिक्सिंग ऑफ ओन एंड डोनर एग्स इज एडवाइजेबल। सबसे हम्म। पहली बात, इट्स इलीगल इन इंडिया, या इट इज इलीगल एवरीवेयर। आप आपके या डोनर साथ में मिक्स करके नहीं डाल सकते। ओके, ये लीगली इंडिया में अलाउड ही नहीं है। सेकेंडली, ना इथिकली ये सही है। ओके, एक तो आप पहले आपके यूज कीजिए, उससे नहीं हो रहा है तो फिर आप डोनर के पास जाइए। अगर डोनर का आप साथ में डाल रहे हो, इसका मतलब है कि आपका अच्छा ही नहीं है या फिर नहीं भी है। आई डोंट नो, बट बेसिकली इट्स नॉट अलाउड ओनली इन इंडिया, तो ये होना भी नहीं चाहिए। ओके। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि आपका AMH 4 है और आपको PCOD है, तो आपका एग क्वालिटी कम हो सकता है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो PCOD होता है या PCOS होता है, बेसिकली ये क्या होता है? इसके अंदर बॉडी में एक एंड्रोजन बोल के हार्मोन बढ़ जाता है। ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, इसकी वजह से जरूरत से ज्यादा अंडे आपके बॉडी में बनते हैं, और हर महीने वो एक बन के फूटता नहीं है। तो एज सच PCOD में क्वालिटी ऑफ एग्स लो होती है, क्योंकि इनमें एंड्रोजन हाई है और ईस्ट्रोजन कम है। तो डेफिनेटली जब आपको PCOS है, तो कंपेयर टू अ नॉर्मल फीमेल जिसका आपका सेम एज है, आपकी एग क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहेगी। दैट कैन नॉट बी चेंज कंप्लीटली, हम उसके लिए मेडिसिन देते हैं, बट या डेफिनेटली PCOD के अंदर कंपैरेटिवली एग क्वालिटी थोड़ी खराब होती है।
और कोई क्वेश्चंस है? आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर क्वेश्चंस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, ताकि फिर जो भी और आपके डाउट्स है वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। Dr. Akash is associated at both the clinic, Nova, I mean, Vashi also and Chembur also. वाशी में मैं मॉर्निंग्स में, सॉरी, चेंबूर में मैं मॉर्निंग्स में रहता हूँ अराउंड 10 to 2, और वाशी में मैं शाम को 3 to 6, 6:30 रहता हूँ। तो आप अगर मेरा नाम भी डालेंगे डॉक्टर आकाश सुराना, यू विल गेट द डिटेल्स गूगल पे। So thank you everyone. Thank you Dr. Akash for giving सभी को आपने पूरा इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जिसके वजह से वो बहुत रिलैक्स हो चुके हैं सभी। और कल हम सभी वापस ऐसे ही 8 बजे मिलेंगे, 8 से 9 बजे डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन हमारे बीच में होंगे, जो हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से रिलैक्स करेंगे स्पिरिचुअली। आज साइंटिफिकली हम रिलैक्स हुए हैं, तो कल हम सभी वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू, शांति। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू।